समाचार आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल से मिल रहे हैं, तो दोनों सरकार के मुखिया हैं, आपस में कई विषयों पर बातचीत करने के लिए मिल सकते हैं। वास्तव में मंत्री परिषद के बारे में निर्णय करने का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है, वो उचित समय देखकर वो उचित निर्णय करेंगे। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है और पार्टी का निर्णय है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। सामाजिक दृष्टि से देख करके, सीनियर जूनियर देख करके करते हैं। मांगे तो सभी 54 विधायक कर रहे हैं कि हमको भी मंत्री बना दो, लेकिन सबके लिए तो संभव नहीं है। 12 मंत्री बनना है, 10 बन चुके हैं, 2 बचे हैं। तो जिसके भाग्य में होगा, जिसको जगन्नाथ जी चाहेंगे वो मंत्री बनेगा। और रायपुर में हम लोग 3 विधायक हैं, किसी एक को बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में खींचतान बिल्कुल चरम पे है। अब रेणुका सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, योग दिवस में उसके एसपी कलेक्टर नहीं जा रहे थे, आखिर निर्देश दिया गया होगा कि उसके कार्यक्रम में नहीं जाना है। योग दिवस के दिन बृजमोहन अग्रवाल का नाम तक नहीं है निमंत्रण पत्र में, जो यहाँ के सांसद हैं, सर्वाधिक मतों से जीते हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं, उसका नाम भी नहीं है। अब मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जोड़ तोड़ खींचतान सब चल रहा है। तो यहाँ सरकार किसकी चल रही है कोई नहीं बता सकता किसकी है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में नया मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चल रही कवायदों पर। जी हां, आज का नया घटनाक्रम है कि मुख्यमंत्री ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान एक खास बात जो सबको एक ध्यान आकर्षित करने वाली रही वो ये कि रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी मुलाकात के दौरान साथ रहे। आमतौर पर 2 शासन के प्रमुखों की जब मुलाकात होती है तो कई तरीके की बातें आपस में वो एक्सचेंज करते हैं और इस दौरान कोई और होता नहीं है, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इसे मंत्रिमंडल के फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है और उसमें एक बड़े दावेदार के रूप में पुरंदर मिश्रा का भी नाम है। और जब वो वहां मौजूद थे तो ये सवाल बार बार सबके मन में आ रहा है कि जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बात हुई है। तो दुनिया वाले जो पूछ रहे हैं वो हम भी पूछ रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बात हुई है। इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे, इसी को आज हम डिकोड करेंगे अपनी डिबेट के जरिए और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का असली मायने है क्या। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस पूरे मामले में मौजूद है शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने विषय को आपके सामने अलग अलग बयानों के जरिए रखा, उससे एक बात साफ है कि जल्द होगा मंत्रिमंडल फेरबदल, लेकिन उसमें होने क्या वाला है इसी बात का विश्लेषण और समीक्षा का दौर चल रहा है। तो पहले बीजेपी की ओर चलते हैं, अशोक बजाज जी से ही जानते हैं। बजाज जी, कई नाम हवा में तैर रहे हैं, 2 पद जब खाली हो जाते हैं तो उन्हें भरना भी जरूरी होता है शासन चलाने के लिए और उसकी संभावना ज्यादा है। ऐसे में ये मुलाकात जो राज्यपाल से हुई है, क्या इसे फेरबदल से जोड़ के देखा जाए? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राज्यपाल जी से भेंट की, बहुत सारे विषय। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, खरीफ वर्ष का प्रारंभ हो गया है और साथ ही साथ अभी सत्र भी शुरू होने वाला विधानसभा का और साथ साथ मंत्री परिषद के विस्तार की बात है। स्वाभाविक रूप से सभी विषयों पर चर्चा हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। जब सरकार के मुखिया बैठते हैं तो आपस में विभिन्न मसलों पर चर्चा होती है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है तो ये स्वाभाविक है, 2 पद अभी खाली हैं। दोनों पद कब भरे जाएंगे, कौन कौन चेहरा होगा, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है। वो विभिन्न स्तर पे चर्चा करेंगे, सभी प्रमुख लोगों चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी वो निर्णय लेंगे हम सब। अब ये स्वाभाविक प्रक्रिया, पहली बार ऐसा हो रहा ऐसा नहीं है।
लेकिन जितने दावेदार हैं ये सब दावेदार तो सभी प्रकार के लोग हैं, सभी सक्षम लोग हैं, सभी अनुभवी हैं, सभी काम करने के लिए उतावले हैं, सब में लगन है और दक्षता भी सब में है। लेकिन किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है ये हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी आपस में चर्चा करके तय करेंगे। और ये स्वाभाविक सी बात है कि 2 पद खाली है और 2 नए मंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश को बहुत जल्दी 2 मंत्री मिलेंगे, ये स्वाभाविक है। ठीक है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कहा जा रहा है कि दबाव की राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या कोई ऐसी चीजें काम करती है बीजेपी में कि कोई दबाव चल रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उसके हिसाब से नाम आएंगे? ये नहीं समझता कोई किसी प्रकार से दबाव बना रहा होगा, किसी का दबाव काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो तय होगा उसको सभी लोग मान्य करेंगे। बनने की इच्छा सबकी रहती, लेकिन उसको आप दबाव के रूप में मत मानिए। मीडिया वाले तो कयास लगाते रहते हैं, कई प्रकार के नाम उछालते हैं। और तो माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल का गठन हो रहा तब भी कई नाम उछल रहे थे। तब उन्होंने ये कहा था कि भाई मीडिया कोई सरकार नहीं चलाती है, सरकार हमको चलाना है। मीडिया का या किसी का कोई फोन आए तो किसी पर भरोसा मत करना, और आपको जब ऑथेंटिक फोन आएगा तभी आप समझना कि आपको बुलाया जाए। ठीक है, तो ये एक बीजेपी की रणनीति है, काम करने की शैली है और उसके हिसाब से वो काम करती है। दबाव जैसी कोई बातें नहीं आती, लेकिन खबरें अपनी बातें अपनी तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। अब कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है जब से बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था। शिव जी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, मंत्रिमंडल तो बीजेपी का विशेषाधिकार है, वो बनाएंगे, कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है? देखिए मोहन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बने 6 महीना होने जा रही है विष्णुदेव साय जी की जी, और मंत्रिमंडल को लेकर सिर फुटअव्वल की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। शुरू से ही जिस दिन से विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, उसी समय से ये बोला जा रहा था कि पहले राजेश मुड़त जी बनेंगे, धर्मलाल कौशिक जी बनेंगे, पुन्नूलाल मोहले जी बनेंगे और चंद्राकर जी बनेंगे, अजय चंद्राकर जी, इस प्रकार के वरिष्ठ नेताओं का नाम बहुत उछला जी। और उसके बाद जो है इनका हाई कमान, जो हमारे बजाज जी कह रहे हैं कि हाई कमान और मुख्यमंत्री जी तय करते, पूरे वो वरिष्ठ नेताओं को, जो अनुभवी नेताओं को जो इनके धाराशाही कर दिया गया। एक केवल वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को ही लिया गया और उनको भी क्या विभाग दिया गया ये लेके जनता भी जो है काफी उसमें चर्चा कर रही थी। लेकिन अब फिर ऐसा भी बोला जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, जो बृजमोहन अग्रवाल की जो सीट खाली हुई है, उसमें भी जिस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था राजस्थान में कि पहले से ही एक जन को मंत्री बना दिए और उसके बाद चुनाव लड़ा गया और वो हार गए। इन्हें डर है कि अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हो रही है, क्योंकि 5-6 महीने की सरकार में जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ा है और जिस प्रकार से सरकार चलाने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बताया कि कौन चला रहा है सरकार, किससे बात करना है, ये समझ ही में नहीं पा रहा। भगवान भरोसे चल रहा है, घटनाएं घट रही है, एक्शन लेने वाला कोई नहीं। जब तक घटनाएं घटती है, कई एक्शन लेने में कई घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब मंत्रिमंडल को लेकर पुरंदर मिश्रा जी भी अपना जो है पूरा ताकत लगा रहे हैं। राजेश मुड़त जी का नाम उछल रहा है और धर्मलाल कौशिक जी है, उधर अमर अग्रवाल जी है। अब अमर अग्रवाल जी के साथ ऐसा हो रहा है कि एक तीर से 2 निशाना कर दिए, बता रहे हैं कि वहां से एक केंद्र में मंत्री ले लिए और उप मुख्यमंत्री वहां है। तो अब उनको भी जो है एक प्रकार से, जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल सीनियर लीडर को जिस प्रकार से किनारे लगाया गया, उसी प्रकार से अमर अग्रवाल को भी किनारे लगाया गया। ये चर्चा चल रही है कि अब वहां से जब वो भी अपना सोच रहे थे कि मैं मंत्री बनूंगा, अब क्या स्थिति होगी। अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो है वरिष्ठ नेताओं में जो है सिर फुटअव्वल की स्थिति नजर आ रही है। और राजनीति में तो कयासों का दौर है, चाहे मीडिया हो जाए, हम अनुमान लगाते हैं। और राजनीति में जो है मीडिया चौथा स्तंभ है, वो कुछ ना कुछ क्लू निकालती है जो आगे चल के उसी पर ही जो है
निर्णय होता है और उसी पे ही बात की जाती है। तो मीडिया ऐसा बिल्कुल कुछ ना कुछ आधार रहता है, कुछ ना कुछ क्लू रहता है, जिसके आधार पे जो है वो संभावनाओं को तलाशती है। बिल्कुल। तो जहां पर धुआं उठ रहा है वहां आग भी होगी और उस आग की तलाश करते हैं और ज्यादा अच्छे से, क्योंकि पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी बातें रहती है, एक निष्पक्ष जो विश्लेषण है वो समझ लेते हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी है। दुबे जी, ये जो बातें आ रही है हवा में, हम खुल के तो कुछ नहीं बोल सकते, संवैधानिक पद की भी मर्यादा है, राज्यपाल जी का भी पद है, मुख्यमंत्री का भी पद है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जिसमें पुरंदर मिश्रा केंद्र में हैं खबरों के। क्या लगता है इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या बीजेपी इस तरीके के फैसले भी लेती है जिसमें दबाव भी काम करता है? देखिए मोहन जी, अशोक बजाज जी ने कहा स्वाभाविक प्रक्रिया जी, और उन्होंने स्वाभाविक शब्द का 3 बार इस्तेमाल किया, मैं सुन रहा था। बिल्कुल। और देखिए गौर करने लायक बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है तो वो संसदीय कार्य मंत्री भी थे जी, है ना, शिक्षा के अलावा। जी, जी। और अभी भी जुलाई में विधानसभा का बजट सत्र होना है जी। और ये भी व्यवस्था मानी जाती है कि जो कोई मंत्री इस्तीफा दे दे और जब तक कि कोई नया मंत्री नहीं होता तो सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। ये भी बात सच है। लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र जुलाई में होना है और संसदीय कार्य मंत्री की जो है भूमिका ऐसे समय में अति महत्वपूर्ण हो जाती है, आसार इसी के नजर आ रहे हैं कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का जो है नए सिरे से गठन होगा और 2 जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। बात राजभवन की है और आज बात जो आपने जिक्र किया पुरंदर मिश्रा जी की है जी। और देखिए क्या कि स्वाभाविक शब्दों में मैं फिर आ रहा हूं, हालांकि 3 बार उन्होंने कह दिया बजाज जी ने स्वाभाविक, लेकिन राजनीति में ज्यादातर अस्वाभाविक ही होता है जी। और दूसरी बात है कि पुरंदर मिश्रा जी का जो आपने जिक्र किया, तो ये अधिकांश लोगों का मानना है कि उनके टिकट मिलने के पीछे, जो रायपुर उत्तर से उनको टिकट मिली, अदृश्य शक्ति का हाथ था। बिल्कुल जी। और बताओ कि बहुत विपरीत परिस्थितियां थी उनके सामने, लेकिन वो चुनाव लड़े और जीते भी जी। और आज जो है मुख्यमंत्री के साथ वहां पे राजभवन में उनकी मौजूदगी रही तो कई सारे सवाल खड़े हो गए और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री राजभवन गया तो वो अकेला रहा और उसके अधीनस्थ अधिकारी रहे। कोई अन्य मंत्री या विधायक ऐसा दृश्य मतलब अगर ये व्यक्तिगत मुलाकात हो तो ऐसी मौजूदगी का कोई उदाहरण सामने नहीं आता था। फिर पुरंदर मिश्रा जी आप ही के चैनल में बोलते दिखे कि 54 लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उसमें कुछ सीनियर है, जूनियर है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है और बनना 2 को ही है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी का भी जिक्र किया, उनकी गहरी आस्था है भगवान जगन्नाथ के प्रति और हम सब की भी है जो यहाँ तीनों बैठे। फिर उन्होंने कहा कि रायपुर में 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 विधायक शब्द पे जोड़ दिया उन्होंने। तो ये जो 3 विधायक रायपुर से हैं, जो उसमें हो सकता है कि कोई एक बने, जो उन्होंने जोड़ दिया, तो ये जो उनका जोड़ है रायपुर के 3 विधायक, वो गौर करने लायक लाइन है। बिल्कुल, तो गौर करने वाली है, यानी वो तो दावेदारी तो अपनी कर ही रहे हैं, पर कोई अदृश्य शक्ति उनका नाम आगे कर सकती है, ये भी हम समझना चाहेंगे। क्या ऐसा भी है, हो सकता है क्या? मोहन जी निश्चित रूप से ये आपका जो है सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप ये देखिए कि पुरंदर मिश्रा जी कहां बसना से टिकट चाह रहे थे, रायपुर तो उनकी कल्पनाओं में भी नहीं था और जब यहाँ पे उनका नाम आया तो जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी में ही मतलब जो ना बड़े मतलब ना किंतु परंतु और कई तरह के सवाल उपज गए बीजेपी के लोग और कई लोग तो ये मान लिए थे कि कहीं रायपुर उत्तर सीट अब हाथ से जाने की है, ये मानकर चल रहे थे। लेकिन रायपुर उत्तर सीट जो है परिस्थितियां ऐसी थी कि वो जीते। और रही बात अदृश्य शक्ति की, जो अदृश्य जो ताकत है उसके उदाहरण ये आज ही को जोड़कर मत देखिए, चुनाव होने के बाद से जो है अभी तक अदृश्य ताकत उनके साथ जो है ना, कभी वो अदृश्य ताकत के साथ नजर आए और कभी अदृश्य ताकत के बगल बैठे नजर आए। मतलब अदृश्य ताकत का आशीर्वाद तो उन पर है ही है, बिल्कुल, और अभी भी आज की तारीख में भी है जी। बिल्कुल, तो एक साफ ये इशारा कर दिया है अनिरुद्ध दुबे जी ने, और यही एक तरीके से चर्चा का विषय है इन दिनों राजधानी के राजनीतिक गलियारों में। अशोक बजाज जी से पूछने की कोशिश करते हैं, अदृश्य ताकत के दबाव में आ जाएगी क्या बीजेपी? जो कयास लगाए जा रहे हैं वो क्या सही हो जाएंगे? क्या बीजेपी सीनियरिटी नहीं देखती क्या? ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं अशोक बजाज जी, क्या ऐसा होगा? क्या चौंकाया तो बीजेपी ने हमेशा है, इस बार भी चौंका देगी? तिवारी जी, मैंने स्वाभाविक शब्द का 3 बार इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे माननीय दुबे जी ने 5 बार जी। तो कुल मिलाकर ये है
कि कयास तो लगते रहेंगे, जब तक गठन नहीं होगा तब तक कयास लगते रहेंगे। जनता भी कयास लगाएगी, मीडिया वाले भी कयास लगाएंगे, लेकिन निर्णय जब होगा तभी समझ में आएगा कि कहां पर कांटा रुका है, किसके नाम पर जाके कांटा रुका, ये अभी कोई कह नहीं सकता। जब तक पत्ता नहीं खुलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अभी तो हम कयास लगाते रहे, आनंद लेते रहे, और सबको इच्छा है, सब एक से एक बढ़कर सभी योग्य हैं और सब क्षमतावान है काम करने के लिए, सभी आतुर हैं, लेकिन मिलेगा तो केवल दो को ही मौका मिलेगा ना। तो दो कौन होंगे इसके बारे में कयास लग रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कौन बनेगा इसके बारे में ना मैं कह सकता हूँ, 100% दावा आप भी नहीं कर सकते, आने वाला समय तय करेगा। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजनीति जो है ये जिज्ञासाओं की धरती, और जहां जहां हर कदम पे जिज्ञासा ही है। जब मंत्रिमंडल का जब शपथ हो जाएगा दो लोगों का, उसके बाद कौन सा विभाग मिलेगा इस पर कयास लगेंगे और जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, ये विभाग मिलेगा वो विभाग मिलेगा। ये जिज्ञासा कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है राजनीति में, एक चीज मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए, ये कयासों का दौर है और कयास लगते रहते हैं। वास्तविकता जब आएगी तब उसका शायद अधिकृत जवाब हम बीजेपी से भी लेंगे, और अशोक बजाज जी उस समय भी ज्यादा अच्छे से साफ गोई से कह पाएंगे। फिलहाल कुछ धुंधला सा है और जो धुंध है उस पर ही हम तीर चला रहे हैं, लेकिन शिव सिंह ठाकुर जो कि विपक्ष में है, उनको कोई मौका चूकना नहीं है, वो हर बार सही जगह निशाना लगाते हैं। शिव जी, ये जो सारी चीजें कयास है ऐसा कहकर टाल दे रही है बीजेपी, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए मोहन जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता पत्रकार अरुण दुबे जी ने जो कहा है जी, मैं उस पर बिल्कुल सहमत हूं कि पुरंदर मिश्रा जी के साथ एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जब उत्तर विधानसभा में वरिष्ठ नेता लोगों को दरकिनार कर उनको टिकट दिया गया, उससे ये उनका पुरंदर मिश्रा जी का तो ये समझ में आता है। सभी लोग, राजेश मुड़त जी भी, अजय चंद्राकर जी भी, पुन्नूलाल मोहले जी भी और धर्मलाल कौशिक जी भी, सारे लोग वरिष्ठ लोग ताक लगाए बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर आएगा, इस बार हमारा नंबर आएगा। लेकिन पुरंदर मिश्रा जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा है कि नए को भी मौका दिया जा सकता है, और पुरंदर मिश्रा जी को एक उनको फायदा ये मिलेगा कि इस बार जो है पुरंदर मिश्रा जी को उड़ीसा में प्रभारी बनाया गया था, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है, तो उसमें पुरंदर मिश्रा को जो है बहुत ज्यादा ये बोला जा रहा है कि उसमें बहुत बड़ी भागीदारी थी उनकी, और उनको उसका मौका ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको देगी। और अब बार बार ये पूछा भी जा रहा है उनसे कि आपको उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया था और बहुत दिनों बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सरकार में आई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे रिपोर्ट के अनुसार जो अदृश्य शक्ति पुरंदर मिश्रा जी के साथ है, प्लस उनके साथ साथ जो उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है उसमें पुरंदर मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उन्हें बनाया जा सकता है। और आज जो राज्यपाल जी के साथ विष्णुदेव साय जी के जाने पे, तो मेरा ये कहना है उस कारण जिस प्रकार से आज मोहर लग गई, एक संकेत मिल गया, ऐसा लग रहा है। और जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी तो वरिष्ठ नेता हैं और खुले मतलब बोलते हैं और चैलेंज भी करते हैं, चुनौती भी देते हैं, तो उसके हिसाब से वो तो बोल दिए कि मैं दुखी हूं। उसी प्रकार से और भी जो नेता हैं जो हाईकमान के डर के मारे और संगठन के डर के मारे, बस जैसे बृजमोहन जी पहले बोल रहे थे मैं विधायक अभी इस्तीफा देने को सोचा नहीं हूं, अभी इस्तीफा देने को किसी में सोचा नहीं। जामवाल जी जब आए इनके प्रभारी, उसी दिन शाम के ऐसा क्या मैसेज आ गया कि तत्काल मैं इस्तीफा दूंगा। मतलब इनका हाईकमान आके जामवाल ने जो है वरिष्ठ नेता, इसलिए वो बोले कि मैं दुखी हो गया हूं। उसके बाद बोले कि मैं 6 महीने तक मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दूंगा। आज ही इनके उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया साहू जी का कि अभी सस्पेंस है,
उनका मंत्रिमंडल से तो इस्तीफा दिए हैं, मंजूर हो गया, अब तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी मेरी जानकारी में नहीं आया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अभी जिस प्रकार से फिर फुटअव्वल मचा है, और विष्णुदेव सरकार जी जो है सरकार चला नहीं पा रही है, और रिमोट कंट्रोल यहां से कोई भी घटना हो जाती है, कुछ भी चीज होती है, उसको केंद्र की मोदी सरकार से जब तक पूछते हैं तब तक यहां पर जो है सारा मामला बिगड़ जाता है। तो ये ऐसा प्रकार से सरकार बहुत ही निष्क्रिय टाइप से चल रही, जनता परेशान है। अंदर खाने में कुछ चल रहा है कुल मिलाकर, उन्होंने ये कहा, साथ ही विश्लेषण भी बता दिया कि पुरंदर मिश्रा क्यों बन सकते हैं। बजाज जी, क्या ये इन बातों में कुछ सच्चाई है कि भाई उड़ीसा में उन्होंने अच्छा परिणाम दिया इसलिए बनाया जा सकता है, जातिगत समीकरण, सीनियरिटी, ये सब कुछ काम नहीं करे? कुछ संकेत तो दीजिए, पार्टी किस तरीके के लोगों को प्राथमिकता देती है? देखिए, अभी संकेत आपको आराम से मिलेगा। ये बैटरी डाउन हो रही है। जी जी, मैं केवल वॉइस कॉल से जुड़ लूंगा आपसे। ठीक है, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए जब तक। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी बन सकता है, सभी योग्य है, एक से बढ़कर एक है, काम करने का मामला है। छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की होनी चाहिए, और जिस विश्वास और भरोसे के साथ यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, काम करने का अवसर दिया है, उस अवसर के अनुसार काम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ की तरक्की हो, यही हम सबकी कामना है। अरे लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है कि आप लोग चयन कैसे करते हैं? कोई अदृश्य शक्ति का दबाव आ जाता है तो आप लोग चयन बदल देते हैं, आपकी जो एक लाइन है, प्राथमिकता क्रम है, वो हट जाता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हमारी सारी प्राथमिकता है। मोदी की गारंटी वाले जितने काम है सब हो रहे हैं। 3 महीने में ही हमने बहुत सारी गारंटी पूरी कर दी। आने वाले समय में देखिए बहुत त्वरित गति से, और इसको पूरे देश भर में जिसे कहा जाता है साय काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में साय काम हो रहा है। हालांकि माननीय भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि सरकार किसकी चल रही है पता नहीं चल रहा है, और सुशील कुमार ठाकुर जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे चल रहा है। तो भैया, भगवान विष्णु भगवान तो स्वयं जो है यहाँ पर विराजमान, ये साय काम तो हो रहा है। बजाज जी, साय काम हो रहा है। ये साय जी पुरंदर मिश्रा जी को लेके क्यों गए राज्य भवन, ये बता दीजिए। नहीं, इसके बारे में कह नहीं सकता कि कैसे ये सहयोग कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे टिप्पणी लेकर आपको धर्म संकट में नहीं डालेंगे, लेकिन धर्म संकट बीजेपी के सामने बना हुआ है। अनिरुद्ध जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्या ये कोई धर्म संकट है जिसके कारण बीजेपी अपने आप को एक फंसी हुई महसूस कर रही है? वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही है, या वो कर नहीं पाएगी? आपको क्या लगता है दुबे जी? देखिए मोहन जी, बात यह है कि अभी बजाज जी की लाइन सुना कि मतलब साय काम हो रहा है, मोदी जी की गारंटी जो है उस पर अमल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। मेरे को वो एक भजन की लाइन भी याद आ गई, बाबा आपकी दया से सब काम हो रहा है, होते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी जगन्नाथ जी की जगह जगह चर्चा है, हर जगह जय जगन्नाथ कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी इस बार जब वहां पे पहुंचे तो जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोले, जब वहां पे बैठक में गए। तो खैर, बात यह है कि अभी जो है पुरंदर मिश्रा जी को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मोहन जी। देखिए क्या है कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी तो यहाँ की स्ट्रेटेजी बदली, सब कुछ बदला। वो जो बदलाव 5 साल में भी दिखा, विधानसभा चुनाव में भी दिखा और लोकसभा चुनाव में भी दिखा। पुरंदर मिश्रा जी जब चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे तो ये बात कम लोगों को मालूम है कि उड़ीसा के बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के लोग यहाँ पे जो है रायपुर में आकर उनके पक्ष में काम कर रहे थे, क्योंकि रायपुर में उत्कलवासी, उत्कल समाज के बहुत सारे लोग हैं। ये स्थिति जो है अभी उड़ीसा के चुनाव में भी दिखी। पुरंदर मिश्रा जी तो थे ही, क्योंकि वो उत्कल समाज से हैं, उत्कल समुदाय से हैं, और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी अपनी ऊर्जा उड़ीसा में लगाई। मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच एक अलग तरह की जुगलबंदी देखने को मिल रही है, और अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के समय से तो कहीं ना कहीं जो शक्ति की बात हो रही है, तो इधर की शक्ति वहां लग रही है, और वहां की शक्ति जो उड़ीसा की वो तो कमाल ही कर रही है। तो अगर कि उड़ीसा की शक्ति का अगर कहीं कोई ऐसा करिश्मा और कमाल कहीं दिख जाए और कहीं कुछ ऐसा जो है नाम चौंकाने वाला आ जाए तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है मोहन जी। ठीक, चलिए ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो इशारे हैं वो अपने
एक तस्वीर बना रहे हैं जिसका डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अपनी एक रणनीति होती है, वो दबाव में तो नहीं आती है। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं बजाज जी की। बजाज जी, ये अगर मगर के बीच में कुछ तो ये चल रहा है जिससे कि जनता जानना चाहती है, कुछ हिंट तो करिए। 2 बनेंगे, 1 बनेंगे, कौन बनेगा? सीनियर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या सीनियरों को सब किनारे रखने का सोचा है आप लोगों ने? नहीं, कोई किनारे नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जिस काम के योग्य है सबको काम दिया जाता है। अखबार में और जिस तरह से कुछ लोग अपना अफवाह उड़ाते हैं और उसको मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर प्रकार के लोग हैं जो काम करने में सक्षम है। कोई संगठन काम के लिए योग्य है, कोई मंत्री के पद के लिए योग्य है, कोई मंच में भाषण अच्छा दे सकता है, कोई संगठन का अच्छा काम कर सकता है। तो सबकी अलग अलग क्षमता है और क्षमता के अनुरूप सबको काम दिया जाएगा। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको खाली हम घर बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, चलिए हम भी देखेंगे बीजेपी की क्या क्षमता है। जब वो मंत्रिमंडल गठन करेगी तब एक बार फिर से बैठेंगे और बात करेंगे कि क्षमता बीजेपी ने दिखाई या क्षमता अदृश्य शक्ति की चली। और ये सवाल जब आएगा तो फिर से एक बार डिबेट करेंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। अशोक बजाज जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।